नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज डे 15 है, यानी कि इससे पहले यदि बात करें दोस्त, 14 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं। आज आप देखने जा रहे हैं भौतिक भूगोल। इससे पहले भौतिक भूगोल का एक और पार्ट आया हुआ है। इसमें नौकरी में आया हुआ सारे हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं दोस्त। ये पूरा किताब कंप्लीट करना है। इससे पहले सोच के देखिए, 14 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। बड़े बड़े वीडियो होते हैं, 100 प्लस ही क्वेश्चन रहते हैं, 150 200 तक क्वेश्चन रहते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है आप इससे समझ सकते हैं। और ये किरण की किताब कौन नहीं चाहता कि मैं किसी तरह कंप्लीट करूं, बट कर नहीं पाता है। आप कहीं भी हो, आप इस वीडियो के सीरीज को फॉलो कर लीजिए। विश्वास कीजिए, जीके जीएस का आप बहुत बड़ा मास्टर खिलाड़ी हो जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, ये पूरा किताब कंप्लीट कराया जा रहा है। नौकरी में आया हुआ टोटल मैथमेटिक्स इसमें पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी ढेर सारे हो गए हैं। बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई का, तो उसके लिए भी चल रहा है चैनल पे। साइंस के आ रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप स्टेट वगैरह का तैयारी करते हैं तो आइए, आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, धमाकेदार सेशन को। मेरी इतना ही इच्छा है, अगर आप जवाब देते चलेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। जी हाँ, अगर आपको आंसर आता तो जरूर दीजिएगा। पर 125 तक हो चुके थे, 126 से शुरू कर रहा हूँ। सुनहरी गोल्डन चावल है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। फिर से सुन लीजिए, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? हर कोई जानता है, लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। लोहा का ऑक्साइड रहता है, लोहा कहिए उसको। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती है, तो आंसर क्या है? वृत्तीय एवं दीर्घ वृत्तीय। वृत्तीय भी संभव है और दीर्घ वृत्तीय भी दोस्त संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। पृथ्वी पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पिछले सेशन में भी आया था। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह है पृथ्वी। इसका घूमने का डायरेक्शन क्या है? देखिए, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। तो हमेशा याद रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे पृथ्वी घूमती है क्लॉकवाइज। तभी तो आपको सूरज इधर से मतलब निकलता हुआ पूर्व में दिखता है कि पूर्व से सूरज निकल रहा है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने समय लगता है? था 8.3 मिनट लगता है, कुछ सेकेंड। शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका खरीफ या अगहनी फसल को शीतकालीन कहा जाता है। ठंड के दिनों का खेती कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी जीव है? तो मनुष्य हर तरह की चीज खाता है। गाय जो है शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, चीता मांसाहारी है। किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो हर कोई जानता है, ग्रीनविच मीन टाइम को ही लिया जाता है। तो 133 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। क्वेश्चन है कि समुद्री जल का खारा क्यों होता है? ये हर कोई जानता है, लवण घुला होता है या नमक घुला रहता है। दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक में क्या है? बुध ग्रह है। और पृथ्वी के नजदीक शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी किसके जैसा दिखता है? तो आप कहेंगे सर, सूर्य शुक्र के जैसा एकदम पृथ्वी दिखता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। देखिए, इसका एक आसान तरीका क्या है ना, कि बोलने में सबसे कठिन शुरुआत प्रशांत से होता है। प में र लगा हुआ है, थोड़ा उटपटांग सा है। इससे याद रखिएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा होता है, कपास रुई जिसको बोलते हैं। महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को क्या कहते हैं? इनमें से कुछ नहीं कहते हैं दोस्त। महासागर के सबसे गहरे हिस्से मतलब कम हिस्से को मग्न तट बोलते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट सेल्फ बोलते हैं, SHELF। ठीक है, हिंदी में लिखा रहेगा आपको म आधा ग न अट, मग्न तट, त अट त छूट गया, मग्न तट। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। वृष्टि छाया प्रदेश से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा पर्वत के विमुख प्रदेश। वृष्टि छाया मतलब पर्वत के उल्टा साइड में जो रहता है उसको विमुख प्रदेश को बोलते हैं।
उच्च वच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का किसने? तो लेहमान ने किया था क्लास 10th में। बच्चे इसको याद करते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेहमान साहब ने हैस्योर विधि दिया था। उच्च वच का मतलब होता है कहीं ऊंचा है जमीन, कहीं नीचा है, इसका प्रदर्शन के लिए। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? नीला से जल को दर्शाया जाता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तर से पूर्व। इसको समझाता हूँ जरा, देखिए उत्तर पूर्व यानी प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन से देखा जाता है, सिर्फ पूर्व से नहीं देखा जाता है, उत्तर पूर्व से माना जाता है। यानी कोई अगर वस्तु है तो उसका छाया किधर बन रहा होगा? तो यहाँ दिखेगा। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु है तो उसका छाया पूरा पूरी ऐसे दिखेगा, नहीं, वो थोड़ा सा नीचे ऐसे दिखेगा। कोयले किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, जिसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो बार बार प्राप्त करते हैं उसे नवीकरणीय बोलते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा को आप बार बार प्राप्त कर सकते हैं, कितना भी यूज करिए, सूरज भगवान रोज गर्मी दे जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग में कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है? तो सभी हो जाएंगे उत्पन्न। समुद्र के जल स्तर बढ़ेंगे, हिम नदों के अस्तित्व में संकट आ जाएगा, नदियों में बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। पेड़ पौधा लगाना इसीलिए जरूरी हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। मापनी में हर व्यक्त करता है, तो आंसर हो जाएगा धरातल की दूरी और मानचित्र पर की दूरी। तो मापनी में हर जो होता है व्यक्त करता है धरातल की दूरी कहिए, मानचित्र पर की दूरी कहिए, दोनों। देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है 9th-10th के लिए ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है तो एक उपागम, भूगोल में क्षेत्र का अध्ययन का क्या कहलाता है? एक उपागम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस में रह सकता है? जल रह सकता है, तीनों अवस्था में मौजूद भी है। पहाड़ों पे जाइए, बर्फ में है। संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत में उपग्रह स्थापित होते हैं? एक सेकेंड, समताप मंडल में नहीं, आयन मंडल में, चूंकि उपग्रह पूछ रहा है। असल में बहिर्मंडल होना चाहिए था। 149 का आंसर होगा बहिर्मंडल से, आयन मंडल ही बोल सकते हैं एक तरह से। जो भी उपग्रह डाले जाते हैं वो आयन मंडल होते हैं, सबसे बाहर वाले से पहले, बहिर्मंडल से थोड़ा सा पहले। आंसर क्या डालिएगा? आयन मंडल आंसर होगा, ठीक है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। बोलने में थोड़ा सा कठिन है, था प्रशांत महासागर। अगला कहता है वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो टॉर्नेडो में। टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन नहीं, टॉर्नेडो में सबसे ज्यादा वायु का वेग होता है। सूर्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। विखंडन मत मारिएगा, पहला ऑप्शन देता है विखंडन, ये नहीं होगा, नाभिकीय संलयन आंसर होगा। और ऊर्जा भट्टियों में नाभिकीय विखंडन होता है। सौर मंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। कुछ भी बाहर से आ रहा होता है जाके बृहस्पति ग्रह पे गिर जाता है, इसीलिए वैक्यूम क्लीनर बोला जाता है। इतना नहीं, इसका गुरुत्वाकर्षण पावर स्ट्रांग है, सबको खींच लेता है अपने तरफ। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? हंटर है। ओरियन को ही हंटर कहा जाता है, ओरियन हंटर। तो इसका ट्रिक रखिए, ओरियो बिस्कुट जो होता है ना, बच्चों को बहुत हंटर कर रहा है, मतलब बच्चों को शिकार कर रहा है, बच्चा बहुत ओरियो बिस्कुट पसंद करता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? 36,000 होता है, ये ध्यान रखिए। 36,000 किलोमीटर की दूरी पर भू स्थिर ग्रह होता है। जिस जगह पे डाला जाता है वही जगह पे वो गोल गोल घूमते रहता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को 2006 में हटा गया था? बौना ग्रह कहा गया था कि बौना ग्रह है, 2006 में उसको हटाया गया था। उससे पहले तक 9 ग्रह होता था, सौरमंडल में अभी 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो SO2। CO2 NO2 के जलवाष्प के कारण होता है, SO2 के कारण प्रदूषण फैलता है, इसके कारण गर्मी नहीं फैलता है। ध्यान रखिए, गर्मी नहीं बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को क्या कहते हैं? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। 158 का क्या जवाब दीजिएगा? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन बताता है। बिलियन, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 बिलियन होगा आंसर, मिलियन नहीं होता है, बिलियन में है। मिलियन बहुत कम जाएगा ना भाई, पृथ्वी बहुत लंबा चलने वाला है। तारों का टिमटिमाना
अपवर्तन के कारण होता है, ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि बहुत दूर से प्रकाश आ रहा होता है और वायुमंडल में उसका अपवर्तन हो जाता है। कहीं रफ्तार ज़्यादा रहता है प्रकाश का, कहीं स्लो रहता है, इसी वजह से ऐसा होता है। हिप्पोकेम्स किस ग्रह का मतलब चंद्रमा है? तो नेपच्यून का है। हिप्पोकेम्स जो है नेपच्यून का है, ध्यान रखिएगा। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है, रिक्टर पैमाना पे नापा जाता है। अगला कह रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। घास, हिरन, उसके बाद क्या होता है? शेर, इस तरह के आगे बढ़ता रहता है, उसका डिकम्पोजर। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। पृथ्वी का निकटतम शुक्र है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु। पृथ्वी गोल है बताने वाला कोपरनिकस नहीं था, अरस्तु साहब ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के है, ये तो हम लोग जानते हैं। सही नहीं है, आपको पहचानना, इसमें सही नहीं है। तो सिरोका कनाडा गलत है, इसके अलावा ऐसा ही है। चिनूक यूएसए में हवा, स्थानीय हवा है। फान जो है अल्पस पर्वत पर चलता है। लू जो है भारत में चलता है, नहीं कहते लू लग गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य नहीं है तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा ताराकार। नक्षत्र भी होता है, धूमकेतु, उपग्रह, ये सभी है सौर मंडल के अंदर आता है, लेकिन ताराकार नहीं आता है। 168 का ताराकार आपका आंसर हो जाएगा। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लवणोभिद बोलते हैं। लवण का मतलब नमक होता है, लवणोभिद बोलते हैं। अनवकीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो कोयला है, जो कि दोबारा प्राप्त नहीं करता। पवन हो, जल हो, सूर्य हो, ये सबसे जो प्रकाश होता है ऊर्जा बार बार उसको प्राप्त कर सकते हैं यूज करने के बाद। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? संचालन नहीं है। संघनन होता है, जमना, बाष्पीकरण होता है, वर्षण होता है, वर्षा भी होता है, लेकिन संचलन नहीं होता है। जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण का प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप नहीं प्रभावित करता, लेकिन दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से ऊंचाई, ये सभी के कारण क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इन सभी के कारण तापमान में चेंजिंग आता है। अगला कहा जा रहा है वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कितना है? मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 173 का आंसर हो जाएगा। कहता है, गौर से सुनिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर हम 165 मीटर के ऊंचाई पर जाएंगे ना तो 1 डिग्री ताप कम जाता है। बात समझ में आया? इसको किलोमीटर में कितना कहिएगा? एक सेकेंड, एक किलोमीटर में 6.5 हो जाएगा, क्योंकि 165 मीटर को से देखिएगा ना तो तकरीबन कितना हो जाएगा? सोचिए ना, 65 से गुना करिएगा ना तो 1000 के करीब जाएगा। तो आपको मीटर में याद रखिए, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन किलोमीटर में पूछेगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर घटता है ऊपर में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप नहीं करता, अभी ही देखे हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिपीट होता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने किया था सबसे पहले इसका प्रतिपादन, इरेटोस्थेनीज। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है? तो इसको अभिवहन बोलते हैं। गौर से सुनिए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिवहन बोलते हैं। कुछ लोग के लिए नया शब्द हो जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, बट कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कायांतरी चट्टानों में पत्तन की क्रिया से अभिप्राय क्या है? तो इसको बोलते हैं कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना। एक रेखा के रूप में ऐसे ऐसे जमा रहता है, या छोटा छोटा कण के रूप में जमा रहता है। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट द्वारा। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम की अगर बात करें तो ये अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया है।
इसका जवाब देके बताइए। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? तो ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रक्रिया, ये सभी हो जाएंगे आंसर। आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से पृथ्वी को पेरिडोटाइट परत है, मेंटल को बोला जाता है, मेंटल परत को क्या बोला जाता है? पेरिडोटाइट परत। ये भी कुछ लोग को नया लगा होगा, बट कोई नहीं, सब पुरान हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे लगातार मेरे साथ। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता था, इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमाएं। अपसारी प्लेट सीमाएं। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। आंसर उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय वन में। फिर से भारी संख्या में विविधता वनस्पति एवं जीवों के बीच देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय वन में। ज़्यादा ठंडा भी ठीक नहीं, ज़्यादा गर्मी ठीक नहीं। एस्किमो का घर कहलाता है इग्लू, एस्किमो इग्लू में रहता है। अगला कहा जाता है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए होता है? तो आयन मंडल का। लेकिन अगर पूछे ग्रह का कहाँ डाला जाता है, मतलब ग्रह एस्टैब्लिश कहाँ किया जाता है? तो आयन मंडल में, बहिर्मंडल से थोड़ा सा पहले। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। आर्कटिक, अंटार्कटिक नहीं, ये नहीं सॉरी दोस्त, ये हो जाएगा आर्कटिक। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। किस उपग्रह घूर्णन की दिशा उल्टा है? पूर्व से पश्चिम कौन घूमता है? तो शुक्र एवं यूरेनस। ये दोनों का नाम तो भूल भी मत कीजिएगा। शुक्र और यूरेनस उल्टा डायरेक्शन में घूमता है। सारे ऐसे ग्रह घूमते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे घूमता है, दो गो। शुक्र है, एक पृथ्वी के बगल में और एक पीछे में। ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतर निम्न में से कैसा है? तो सिस्ट के रूप में रहता है। ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतर निम्न में से कौन है? तो सिस्ट। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो हर कोई जानता है शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से अगर बुध डालेगा तो बुध में भी टिक मारिएगा, बुध के पास भी नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से शुक्र के पास नहीं है, स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन से तरंगे निकलती है? भूकंप के केंद्र के निकट निकलती है, इनमें से कोई नहीं। आप कहिएगा ऐसे कैसे सर? तो देखिए, पूछा जा रहा है भूकंप के केंद्र के पास। एक सिद्धांत है जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं, उसमें बताया गया है। बात समझ में आया? तो गौर से सुनिए कि क्या घटना होता है। प्लेट टेक्टोनिक में वर्णित है कि प्रकार की भूकंपीय तरंगों को पी वेव्स एवं एस वेव्स में बांट दिया गया है। पी तरंगें ठोस, द्रव और गैस में गमन करती है। बात समझ में आया? भूकंप के केंद्र के निकट निम्न से कौन सी तरंगें निकलती है? तो आंसर अभी निकल जाएगा आपको। तो आपको समझना है, पी तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। एस तरंगें केवल ठोस पदार्थ में गमन करती है। सतही तरंगें भूकंप के केंद्र से बाहर की ओर जमीन के साथ साथ चलती है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। आपको ध्यान रखना है कि केंद्र के पास क्या, दो गो तरंग निकलेगा, पी तरंग और एस तरंग, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? उसे देशांतर बोलते हैं। कहिएगा नहीं समझ में आया सर, तो अभी समझ लीजिए। ऐसे ऐसे जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा बोलते हैं, और ऐसे ऐसे अक्षांश होता है, ऐसे अक्षांश और ऊपर से नीचे देशांतर। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। यह है प्रशांत महासागर में, मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे W.J. मॉर्गन। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत देने वाले कौन थे? W.J. मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानीय ठंडी हवा है? तो आंसर हो जाएगा हर्मटन। हर्मटन जो है स्थानीय ठंडी हवा है। हवा से रिलेटेड भी देखा जाता है, क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए एक संक्षिप्त शब्द क्या है? तो 195 का आप कहेंगे लोअर। 5 कारक है उसमें, ठीक है, 5 कारक है। अक्षांश है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। अक्षांश है, महासागरीय धारा है, हवा है, वायु द्रव्यमान है, ऊंचाई एवं उच्चवच है।
बात समझ में आया? ये 5 है, LOWER, लोअर जो है आंसर अगर ऑप्शन में रहता तो आंसर होता। निम्न में कौन सा पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? पर्वत के जो वन होता है उसमें वृक्ष नहीं पाया जाता है, सिनकोना नहीं पाया जाता है। चीड़ पाया जाता है पर्वत पे, स्प्रूस भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है, सिनकोना नहीं पाया जाता, पर्वतीय वन नहीं है ये। किस देश की तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र भूलिएगा नहीं, 200 किलोमीटर तक कहलाता है किसी भी देश का। तटीय रेखा से अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र, ये शब्द खाली ध्यान रखना है आपको। अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 200 किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होगा? तो 3 चीज है। सूर्य ग्रहण हो गया तो हाई रहा पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया। ये चंद्रमा आ गया बीच में सूर्य के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य पर ग्रहण लग गया, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। अगला कहलाता है मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्टोग्राफी। मानचित्र के कला का अध्ययन को कार्टोग्राफी बोलते हैं। ऑलिव रिडले क्या है? तो कछुआ है। ऑलिव रिडले क्या है? तो कछुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है अगला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है जो सबसे विशाल महाद्वीप है। अगला कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजर रहा है? तो ब्राजील से गुजरता है, सोमालिया से गुजरता है, केन्या से गुजरता है, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा ध्यान रखिएगा कहाँ से गुजर रहा है? तो ऐसे जा रहा है, भारत यहाँ पे मौजूद है। बात समझ में आया? ऊपर में जाके है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक है, सबसे बड़ा प्रशांत है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो बगीचा तो हम लोग लगाते हैं ना, नदी वन रेगिस्तान ये सब प्राकृतिक बनाता है, लेकिन बगीचा हम लोग लगाते हैं तो वो कृत्रिम हो गया। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है 75%, 70%, 71%, ये सब आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में उसी हिसाब से मारिएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन लगाकर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो जमीन को पकड़े रहेगा वन तभी रुकेगा। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये एग्जाम में आ रहा है आजकल कई बार। अल नीनो शब्द है तो स्पेनिश शब्द है अल नीनो, 209 का। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड बोला जा सकता है। अल नीनो प्रशांत महासागर में एक जलवायु नमूना है जो विश्व भर में मौसम को प्रभावित कर सकता है। अल नीनो के साथ पश्चिमी प्रशांत के उच्च वायुदाब और पूर्वी प्रशांत में एक वायुदाब का निर्माण होता है, निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अल नीनो क्या है? तो एक स्पेनिश शब्द है। ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम से। मैंने बताया था ग्रह गति कर रहा है, ग्रह गति कर रहा है। तो ऐसे अगर यही गति करता है ग्रह, 20 से काट कर दिया सी बनेगा, इधर सी इधर सी से केपलर याद रखना। ऐसा होता कैसे? बट आपको केपलर सी से याद रखना है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवा शुष्क हवा लू कहलाती है। कहीं भी चले भारत में लू के नाम से जाना जाता है गर्म हवा। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाई जाती है। मुख्य कारण क्या है? सुव्यवस्थित सिंचाई प्रणाली है, इसीलिए किसान जो है 3 तरह के फसल उपजा लेता है, क्योंकि बारिश पर सिर्फ आधारित रहेगा तो नहीं हो पाएगा। व्यष्टि छाया क्या है? तो आंसर पहला हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, तो उसको विष्टीय छाया क्षेत्र बोलते हैं। वर्षा बहुत कम हो रहा है। रबर डैश फसल है, तब भूमध्य रेखीय फसल है। इसका मतलब है ई रहा पृथ्वी, ई रहा भूमध्य रेखा, तो इसके जो आसपास के क्षेत्र यहाँ पे क्या होता है? रबर बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है। उच्च पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन पर चक्रवाती के कारण होता है जो कि भूमध्य सागर में है। कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवाती के परिणाम स्वरूप होता है जो कि भूमध्य सागर में हो रहा होता है। अब इसको समझिए क्या है। भारत का नक्शा मैं बनाने जा रहा हूँ। इधर में भूमध्य सागर, इधर में बंगाल की खाड़ी है, तो इधर से ही जाता है हवा, उसी से होता है आपका उत्तर पश्चिम में। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को किसमें वर्गीकृत किया गया है? अपवर्तन के आधार पे तो उपयुक्त सभी सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय और विलुप्त ज्वालामुखी, 3 तरह के ज्वालामुखी माना गया है। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो वन रोपण से नहीं होगी। वन हमेशा जल को मेंटेन करके रखेगा। वन्य जीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन्य पौधे और वन में रहने वाले जीव दोनों आ जाते हैं। कोई एक चीज़ को नहीं कहेंगे
वन का मतलब सब कुछ होता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन उसका भार बदलता है। देखिए द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, जितना द्रव्यमान होता है उतना ही होता है, लेकिन भार बदलता है। भार में हमेशा न्यूटन जुड़ा हुआ रहता है, मतलब जी का मान जुड़ा रहता है, इसीलिए तो भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। कभी कोई उल्टा देगा आपको तो फंसिएगा मत। अब इसका एक तरीका याद रखिए, सुनिए। बड़े लोग नहीं बदलते हैं, छोटे लोग बदलते हैं। मेरी बात समझिएगा, ट्रिक समझिएगा। बड़े लोग नहीं बदलते हैं, द्रव्यमान बड़ा लिखा जाता है, भार छोटा लिखा जाता है, तो भार बदल जाता है। जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, यह है आपका भूमध्य रेखा, यह है आपका ध्रुव। ऊपर हो या नीचे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होता है, दिन और रात की अवधि अंतर बढ़ता जाता है। और ध्रुव पे तो भाई साहब 6-6 महीना तक अंधेरा दिन रहता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान सबसे ज़्यादा मात्रा में, अवसाद जमा सबसे ज़्यादा है धरातलीय चट्टान में। अगला कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता था? कटमई। कटमई जो है उसको 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना था। वहाँ इतना ज्वालामुखी है कि हर समय धुएं धूप को निकलते रहता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला है तो ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम बाद में, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भूपट्टी में है। जमीन की बात कर रहा था। निम्नलिखित जोड़ों में से निम्नलिखित वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? वायु राशि की तो करा उष्ण कटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय महासागर का मतलब है उष्ण भी है और उपोष्ण भी है, दोनों। एक सेकेंड, सॉरी, अलग अलग क्लिक हो गया, एक सेकेंड दीजिए, मुझे निकल जाएगा, अभी आ गया। बताइए अगला, एस आकार का महासागरीय कटक है तो आंसर हो जाएगा क्या? मध्य अटलांटिक कटक, जो एस आकार का है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है तो आंसर हो जाएगा ओएस्टर का। ओएस्टर से मोती प्राप्त किया जाता है। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो सकता है उसे अनवीकरणीय बोलते हैं। नवीन नहीं हो सकता, अनवीकरणीय। कोयला है, पेट्रोलियम, ये सब जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस। फास्फोरस को नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है वातावरण में। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप सभी पारितंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर रहा है? पादप, पादप को हिरण खाएगा, शेर खाएगा, यही होगा। मतलब पेड़ पौधा को हिरण, हिरण को शेर। अगला क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय बचेगा? सपोज कीजिए ग्रीनविच है, यहाँ 12 बज रहा है तो इसके 30 डिग्री पूर्व जाना है तो क्या बचेगा? तो देखिए 30 डिग्री से आपको निकालना पड़ेगा कितना घंटा हुआ, तो 4 से गुना कीजिए, 120। बात समझ में आया? 120 को आप भाग दीजिए 2 से, मतलब 60 से भाग दीजिए 2 घंटा, तो दोपहर का 2 बजा होगा। 2 घंटा ऐड करना होगा 12 में। जितना डिग्री हो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बात समझ में आया? आप 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 30 डिग्री का बात कर रहा है, 4 की 12 120 मिनट हो गया। 60 से भाग दिया हमने, निकाल लिया 2 घंटा, 2 घंटा 12 में ऐड कर दीजिए। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो परपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम। तो पहला को क्या बोला था? सीमा। तो सिलिका और मैग्नीशियम। सबसे अंदर वाला को नीफे बोला जाता है, NiFe। नीफे, सीमा, नीफे, सियाल, बीच वाला को सियाल। सबसे ऊपर सीमा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, उसका निकेल और आयरन है। ये 3 परत में बांटा हुआ है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलीचंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे चीज को ढक देना को मिल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग। मल्चिंग से क्या होता है? खरपतवार नहीं जमता है और थोड़ा सा खाद का भी काम कर रहा होता है। जवाब दीजिए, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोग द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी है। सही बात, भूकंप आने वाला था, जानवर को पता चल जाता है, थोड़ा सा अलग का एक्टिविटी करता है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र बोला जाता है। जैसे ये जमीन है, यहाँ पे भूकंप आया है तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो
जगह, ये जो जगह इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसका एक से ज़्यादा आंसर था। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा कहा जाता है? मैं कई बार बोला हूं, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह के शुरू में होकर वायुमंडल के परत को क्रम बता रहा है? ये बाप रे बाप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्रम को याद कर लीजिए आप, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, और उसके बाद क्या है, ताप मंडल है, उसका बहिर्मंडल है। देखिए दो आपको याद रहेगा, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन आपको याद रहेगा आराम से। देखिए बहिर्मंडल सबसे बाद में है, तो कहिए जी सर बहिर्मंडल हमको याद रहेगा। बीच में मध्यमंडल है, तो 2 गो आगे में होगा, 2 गो बीच में होगा। और सबसे अच्छा याद रखने का तरीका क्या, क्षोभ मंडल सबसे पहले होता है। तो देखिए क्षोभ कैसे लिखाता है, सबसे उटपटांग लिखा जाता है क्षोभ, तो सबसे मेहनत का जो काम होता है सबसे शुरू में सीखा जाता है। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले, 6 लिखना बच्चों को टाइम लगता है, तो सबसे पहले क्षोभ बना, उसके बाद क्या बना, ये बना, अभी क्या है समताप मंडल भी बताएंगे, फिर मध्य मंडल बना, फिर एक ताप मंडल बना, फिर बहिर्मंडल बना। बहिर्मंडल के नीचे ताप मंडल होगा, उसके बाद मध्य मंडल होगा, फिर समताप मंडल होगा, फिर सबसे नीचे में है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के पास क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद होता है वायुमंडल। थोड़ा सा माइंड लगाइए, लेकिन इसको याद करिए, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल का सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा, मध्यमंडल का तापमान जो होता है सबसे कम होता है, क्योंकि उसी के पास बादल रहता है ना। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ओडम के द्वारा दिया गया था। एक पोषी क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा देती है? 10% आगे ट्रांसफर करती है, 10%। अगला बार जाएगा तो 10% का, इसका फिर 10%। पहले तो 100% सूरज दिया, उसका 10% पेड़ पौधा यूज किया, इसका भी 10%, यानी कि मात्र 1%। आपको समझ में आया, 1% ही आगे गया है। मांसाहारी के पास इसका भी नीचे चल जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला कहा जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% नियम दिया गया था, ये लैंडमान के द्वारा दिया था, लैंडमान के द्वारा 10% का दिया गया था नियम। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब कर लीजिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में आता है आपका, ध्यान रखिएगा, ये जो पृथ्वी है उसी पर यहाँ पे शीत कटिबंध आता है। तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ बना के, एक ऐसे लाइन खींचाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। देखिए ये जो लाइन है, इस जगह को बोलते हैं 22.5 डिग्री, सॉरी 23.5 बोलते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये बोलते हैं, ये है 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच की स्थिति, बात समझ में आया? मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी क्या कहलाएगा? शीत वाला क्षेत्र है, एकदम ठंडा रहता है पूरा। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। टोटल था क्वेश्चन कितना? 242 भौतिक भूगोल से। अब आप कहिएगा भौतिक भूगोल के बाद क्या आने वाला है? तो एक सेकंड मुझे दीजिए, भारत का भूगोल अब हम पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में ढेर सारा क्वेश्चन होगा, 500-600 से कम तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन देखिए 650 है, 652 है, 652 है टोटल क्वेश्चन भारत का भूगोल। 3 वीडियो में कम से कम कंप्लीट होगा, 3 से 4 वीडियो लग जाएंगे उसके लिए भी, तो वो भी लेकर आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं दोस्त। टोटल का टोटल आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ये किताब पूरा कंप्लीट होगा, आप जान लीजिए तकरीबन आधा किताब आप पहुँच चुके हैं। जी हाँ दोस्त, हाफ किताब तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद साइंस का सेक्टर आएगा, भूगोल कंप्लीट होगा। एक सेकंड देखता हूँ, भूगोल के बाद सॉरी पहले कर लेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसके बाद हम लोग करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे करके पूरा जैसे इसमें लाइन से है ना ये किताब, ये पूरा किताब पहली बार यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है दोस्त, मैं लेकर आया हूँ, आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए बढ़िया लगा है सेशन, तो जरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा एक और मेरा चैनल है हाई फिट ग्लोबल फैशन, ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना ही कहेंगे दोस्त, साथ दीजिए, आपके साथ का बहुत ज़रूरत है। अभी चैनल पे सब्सक्राइबर कम रहता है, तो ज़रूर साथ देना चाहिए। तब जब तक आपके द्वारा थोड़ा सा हेल्प नहीं होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ आपके पास ला के रख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, सिर्फ काम की बात आपके बीच ला के रख रहे हैं। तो जब काम की बात है तो दोस्त थोड़ा सा साथ देना तो बनता है। बहुत लंबा वीडियो रहता है, फिर भी आप देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।